हाय गाइस, दिस इज रमेन सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रमेन सिंह। मतलब आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 2 पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 2 का मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 1 था। उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सेकेंड थिंग, ये प्रॉपर्टीज का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में है, या कह सकते हो कि डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई तो पहले भी कर सकते थे एक्सपेंशन से, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं, तो उनको सॉल्व करना इस मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि अगर आप उसको जनरली एक्सपेंड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या आती है, कॉम्प्लिकेटेड आती है, या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया, डेवलप किया गया, ताकि इनका यूज करके डिटरमिनेंट को छोटे फॉर्म में हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें और हमको वैल्यू इजिली मिल जाए। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी कह रही है इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant change by minus sign only। मतलब ये है कि अगर मान लो हम किसी डिटरमिनेंट में, हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, हमने उसके दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया या C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो पहले वाले डिटरमिनेंट जो गिवन है और जो नया डिटरमिनेंट बना इंटरचेंज करने वाला, दोनों की वैल्यू में बस इतना अंतर आएगा कि उसमें माइनस साइन का अंतर आएगा। मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम होगी बट साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर एक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली, मतलब बस चेंज होता है कैसे, माइनस साइन से। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने इस पे। ठीक है, और ये बात एक और चीज समझ लो, ये जो प्रॉपर्टी है दुनिया में आने वाले हर डिटरमिनेंट के लिए 110% करेक्ट है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लिया हमने। मान लो डेल्टा इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1 2 1 -1 1 2 4 1 3। करेक्ट, ये एक डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1, और ये 3 1 जा 3 -2, और -2 तो ये जाएगा, ये जाएगा -3, और 4 2 जा -8। करेक्ट, और +1 तो ये आएगा -1 -4। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1, और ये 8 3 11 -11 इंटू -2 तो +22। करेक्ट है। अच्छा, -5 तो ये टोटल आएगा 23 -5 18। ये वैल्यू आ गई किसकी, इस डिटरमिनेंट की आ गई। अब जरा हम इसके किसी दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं यही सेम वैल्यू आती है या नहीं। हाँ, बस डिफरेंस क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो नाउ, अच्छा हम C1 को इंटरचेंज करते हैं किससे, C3 से। आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, R1 को R2 से, C1 को C2 से, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ C1 को C3 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो C1 को अगर हम C3 से इंटरचेंज करते हैं तो नया डिटरमिनेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा 1। ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1, अच्छा 1 2 3 इधर आएगा और ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 2 3। C2 सेम रहेगा तो ये हो जाएगा 2 1 1, और ये 1 -1 4, 1 -1 और ये 4। अब जरा इसको एक्सपेंड कर लो तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 4 1 जा 4 +1। करेक्ट है, -2, 4 2 जा 8 +3, और ये +1 और 2 -3, 4 1 5 -8 3 11 -22, और ये -1 तो 5 -23, तो ये आएगा -18। देखो दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम आ रही हैं, बस क्या है, माइनस साइन का अंतर है। तो इसका मतलब देन डेल्टा इज इक्वल्स टू -डेल्टा 1। करेक्ट, या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या, -डेल्टा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अभी हम लोगों ने 4th प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, 5th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान समझना। 5th प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझ लो, आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि अगर किसी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ऐसी बात या ये प्रॉपर्टी हर क्या है, डिटरमिनेंट के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखो एज एग्जांपल हम लोग लिखते हैं
एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस पे, मान लो 1 2 1 4 1 3 और ये 1 2 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, C1 और C3 ये क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब इसके सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया होता है ऐसा होता है, तो तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0। किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। लेकिन अभी के लिए प्रूफ के लिए एज एग्जाम्पल इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेंड करने पे आएगा 1 और 1 माइनस 6 माइनस 4, तो ये 2 माइनस 2 और लास्ट में प्लस 1 6 माइनस 1। तो देखो ये 2 2 कैंसिल, यहां देखते हैं तो ये क्या आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 और ये प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा ये एक चीज और समझ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तो इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे 0, ठीक है। कोई दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम होते हैं तब, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। आते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6 कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, या तो रो या तो कॉलम, इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर के कोई नंबर है जिससे क्या कर दिया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर के, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट will be k times of value of original determinant। मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, उसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट मिला ना, उसकी वैल्यू, ठीक है, क्या होगी, जो पहले वाला डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू का जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स होगा, करेक्ट है। अच्छा इसको एक एग्जांपल लेते हैं इस पे और इजीली समझ में आएगा। चलो मान लो एक डिटरमिनेंट है 1 2 1 1 1 1 2 1 1, करेक्ट है। अच्छा इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और ये 1 माइनस 1 0 और -2 ये जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। ये सीधे क्या आएगा, ये -1 आएगा और माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -1 आएगा -1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, करेक्ट है, ठीक है। ये हमारे ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हमारी पहले डिटरमिनेंट दिया था। अब मान लो हम क्या करते हैं, इसको किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मान लो हम R2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान समझना है इसको। देन 3R2 कर दे, अगर 3R2 कर दिया तो बस R2 में मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 मान लो नया डिटरमिनेंट हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 1 और 3 3 3 और ये 2 1 1। अब इसको वैल्यू निकाल लो इसकी, तो ये आएगा 1 3 माइनस 3, करेक्ट है, ठीक है, और +2 और ब्रैकेट में जाएगा 3 माइनस 6, ये क्या आएगा 3 माइनस 6, एक मिनट, यहाँ क्या होगा -2 होगा, ठीक है, और ये +1 ये जाएगा 3 माइनस 6, सही है, ठीक है। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 3 माइनस 6 -3 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये आएगा आपका -3, तो ये सीधे क्या आ गया 3, करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब 1 किसकी वैल्यू है, 1 जो है ये डेल्टा की वैल्यू तो है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया
डेल्टा हो गया, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू पुराने डिटरमिनेंट वैल्यू का उतना ही टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी वैल्यू, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, जो पहले की वैल्यू आई उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट है, ठीक है। एक और चीज समझना, जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे 7th प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी हो गई, 7th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 7th प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है। मतलब ये है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का, ठीक है, डिटरमिनेंट में, ठीक है, किसी रो या किसी कॉलम के, ठीक है, सारे एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के सम के फॉर्म में है, ठीक है। अभी मैं बताऊं कैसे होते हैं वो, ठीक। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो क्या किया सकता है, सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स, मतलब उसको भी हम 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे दिया हो तुमको कि डिटरमिनेंट दिया a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3, ये b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि कोई एक ही देगा, ठीक है, हो सकता है इसमें भी ऐसे सम दे दे, इसमें भी सम दे दे, तो हम उसके अकॉर्डिंग उतने ही स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब इसको ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हो सकता है ऐसे सॉल्व करने पे कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कैसे करेंगे, देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जैसे कॉलम में पहला देखो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या किया गया है, ये 2 नंबर के सम के फॉर्म में है, ये भी 2 के सम पे, ये भी इसके सारे एलिमेंट, तो इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस। अब प्लस करके पहली बार हमने पहले एलिमेंट को लिया, दूसरी बार हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को लेंगे, बाकी जो है वो एज इट इज नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 d2 d3, फिर b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये क्या हो गया। अब ये 2 अलग अलग डिटरमिनेंट हो गए और हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गई 7th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। अभी इस पे एग्जांपल से, इस पे क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना वो 7th और 6 का एक तरह से कह सकते हो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, करेक्ट है। तो प्रॉपर्टी 8 ये है कि मान लो अगर हमारा इस तरह से, मैं प्रॉपर्टी 8 को स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, सिर्फ एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ, ध्यान समझना इसको। प्रॉपर्टी 8 क्या है, कहता है कि अगर डिटरमिनेंट इस तरह से दिया है, डेल्टा इक्वल्स टू a1 प्लस के d1, करेक्ट है, ठीक है, a2 प्लस के d2 और a3 प्लस के d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो इसको अगर अलग अलग लिखना चाहें तो पहले हम a1 के लिए बात करेंगे, तो लिखेंगे a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, करेक्ट है, प्लस अब k करके लिखेंगे तो k d1 k d2 k d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब देखो यहां से चाहे तो हम k को कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं, जो 6 प्रॉपर्टी हमने किया था, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, ये देखो इस प्रॉपर्टी को, ये कैसा है, हम ध्यान से देखें तो 7th और 6th प्रॉपर्टी का क्या है, मिक्सअप है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे कौन सी, 9th और 10th प्रॉपर्टी। चलो 8th प्रॉपर्टी पढ़ लिया उन्होंने, अब 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। 9th प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम, किससे प्रोडक्ट कराना है, विद द कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज जीरो। मतलब ये है कि कहने का मतलब, ध्यान समझो कि अगर हम डिटरमिनेंट में किसी एक रो के एलिमेंट को लेते हैं और किसी अलग दूसरे रो के क्या लेते हैं, कोफैक्टर्स को लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सम क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम कैसे, देखो समझने का मतलब, एक एग्जांपल ले लो 2 1 3, ठीक है, 1 1 1 1 2 1, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, डिटरमिनेंट है। अब हमने क्या कर लिया, जब हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, या हम ऐसे कह लें पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं किसके, R2 के, या R1 है R2 और R3 के, ठीक है। तो हम R3 के कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो कोफैक्टर्स ऑफ R3
अब R3 के कोफैक्टर निकालोगे तो ये क्या बनेगा, C31। अब C31 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये जाएगा 1 और -3, तो क्या आएगा -1, ठीक है, सॉरी -2 आएगा। अच्छा, फिर C32 की बात करें तो ये माइनस में, तो ये माइनस जाएगा, ये गया और ये गया, तो सीधे क्या आएगा 1 2 2 और -3, तो ये -1 और मिलके +1। लास्ट को फैक्टर C31, ये पॉजिटिव होता है तो ये 2 -1, तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये हमने कोफैक्टर किसके निकाले, R3 के। और देखो अब इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, या तो R1 के एलिमेंट से कर दें या क्या कर दें R2 के एलिमेंट से। चलो हम R1 के एलिमेंट से करते हैं। देन R1 के एलिमेंट से, तो इसको अगर हम इस एलिमेंट को लिखना चाहें तो क्या होगा A11, ठीक है, तो A11, ठीक है, इसको A12 और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे A13। अच्छा, प्रोडक्ट किससे कराना है, किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से, तो C31 का यहां पे कराएंगे और प्लस C32 का कराएंगे प्लस C33 का कराएंगे, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 की वैल्यू है 2 और C31 की वैल्यू क्या है, C31 की यहां वैल्यू निकाले -2 प्लस A12 कितना है 1 और C32 कितना है, C32 क्या है, ये 1 है, प्लस A13 ये 3 है और C33 की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है। तो ये देखो -4 +1 +3, तो -4 + 4 क्या आ गया 0 आ गया, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है। ये हर डिटरमिनेंट के लिए हमेशा क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। इसको ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी 10 क्या कहती है कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को जानते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, सेम होगा। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्सेस कर लो, मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बी, मतलब कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ए के डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं एग्जांपल देके, ठीक है। चलो यहाँ हमने प्रॉपर्टी लिखा है, उसको वेरीफाई करते हैं। मैंने यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, आप 3x3 भी ले सकते हो, 4x4 भी कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी हम किसका लेंगे 2x2 का एग्जांपल ले रहे हैं। चलो पहले हम क्या करेंगे, हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखना है सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ तो हम ऐसे कर रहे हैं, बट अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल समझो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का मतलब क्या है, पहले तुमको ए बी चाहिए तो ए बी करोगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, रो इंटू कॉलम, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो सीधे मैं 1 + 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 1 जा 1 + 1, अच्छा, फिर 2 1 जा 2 + 1 2 + 1, तो देखो ये वैल्यू सीधे क्या देगा, ये आएगा 2 2 3 3, ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। अब लेफ्ट साइड का है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, राइट साइड का है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो पहले हम लेफ्ट साइड को लिखते हैं LHS, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, ध्यान समझना इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि ए बी जो है इसका डिटरमिनेंट, तो ये 2 2 3 3, तो सॉल्व करके करोगे तो 3 2 6 -6 क्या हो गया 0, बोलो करेक्ट है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 0। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 0 आए, हो सकता है कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। राइट साइड देखो, राइट साइड क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम जरा निकाल, क्या आएगा, ये 1 2 1 1 इंटू 1 1 1 1, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट को तो ये आएगा 1 - 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 - 1, तो ये -1 इंटू 0, तो सीधे क्या आ गया 0। वेरीफाइड, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इस पे हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, पहले नोट डाउन करते रहो आप और सुनते ध्यान से।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे जो क्वेश्चन लगने का मतलब क्या है, देखो कैसे हम लगाएंगे। अब यहाँ से हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के साथ साथ जो हमने इनवर्स निकाला था मैट्रिक्स में, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, या क्या करके, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है, 3 ऑपरेशन बताए गए थे, रो या कॉलम, आप उसको फिर से रिकॉल कर लो, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज कैसे निकालेंगे, या तो अगर हम डायरेक्ट पहला स्टेप, हमको पहले प्रॉपर्टी लगाना है, अगर प्रॉपर्टी जो भी लग सकती हो वहां पे, जो भी एप्लीकेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट दिया गया ना उसको छोटे फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और फिर उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम 2 प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये अदर बुक का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने मैट्रिक्स में इनवर्स निकालते टाइम किया था। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा चलो, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखो कैसे सोचोगे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। देखो जो C3 कॉलम है वो 2 टर्म्स के सम में है, करेक्ट है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने तुमको 7th प्रॉपर्टी बताई, एक प्रॉपर्टी बताई मैंने तुमको ना कि अगर 2 के सम के फॉर्म में तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग करोगे तो सीधे क्या आएगा, x y z, करेक्ट है, a b c। फिर पहले वाले को लिखेंगे तो x y z, और प्लस, यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस, अगर ये माइनस होता तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। अब ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज का जैसा सीक्वेंस बताया जा रहा है वैसे ही ध्यान में रखना, इधर उधर स्किप नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सम के फॉर्म में था, इसको हमने अलग कर लिया। अच्छा, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट अगर 0 लिख दूं, ये 0 लिख दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट। और प्लस इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 5 याद करो। प्रॉपर्टी 5 जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी 5 ये होती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए। अब इसमें देखो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 सेम है तो आइडेंटिकल हुआ। इसमें कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 क्या है, आइडेंटिकल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पहले डिटरमिनेंट में इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट लिख लेना। फर्स्ट डिटरमिनेंट C1 एंड C3 आइडेंटिकल, एंड सेकेंड डिटरमिनेंट C2 एंड C3। करेक्ट, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 0, ठीक। अब इसको अगर तुम एक्सपेंड करके करते तो भी आता, नो डाउट, बट ऐसा हम अगर एक्सपेंशन करें तो ये क्वेश्चन हम जेई में नहीं सॉल्व कर सकते इस तरह से एक्सपेंशन करके, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। या बोर्ड्स पे भी ये मेथड। अच्छा, एक और चीज, जो प्रॉपर्टीज हैं वो बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लो। चलिए हमने ये क्वेश्चन देख लिया, अब इसको हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ठीक है, ठीक। इसमें क्या लगाएंगे हम, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम इसको क्या करेंगे, छोटे फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगाते हैं, ठीक है। एक चीज और, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है आप कितना अच्छा आईक्यू लेवल, आप इतना अच्छा सोच सकते हो उस पर, ठीक है। कोई इसका पर्टिकुलर रूल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान समझ। तो हम मान लो R1 को ऑपरेट करते हैं R1 माइनस R3 से, और R2 को भी ऑपरेट करते हैं क्या, R2 माइनस R3 से। एक और चीज समझ लो, इसमें आप किसी एक को फिक्स कर लो और बाकी दोनों में से क्या कर दो, उसको जैसा सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो वैसा करेंगे। तो देखो R1 में से R3 माइनस किया तो x में से अल्फा जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस अल्फा, करेक्ट, ठीक है। और ये बचेगा फिर y में से क्या R3 माइनस किया तो y माइनस बीटा बन जाएगा, ये y माइनस बीटा, करेक्ट। और 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। फिर R2 में R2 माइनस R3 तो अल्फा माइनस अल्फा ये 0 हो गया, नो डाउट। फिर x माइनस बीटा, करेक्ट है, और 1 माइनस 1 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद से R3 में कोई चेंज नहीं तो उसको अल्फा बीटा 1। अब एक चीज ध्यान से, मैंने डिटरमिनेंट में बताया है स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट लेक्चर में कि डिटरमिनेंट को हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लिए
एक्सपेंड कर सकते हैं। हर केस में वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो अगर हम चाहें इसको, तो हम इसको कॉलम नंबर 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम नंबर 3 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 0, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगी। तो सीधे क्या आएगा, ये 1, मैं सीधे इसके लिए लिख रहा हूँ, ये जाएगा और ये बनेगा x माइनस अल्फा 0 y माइनस बीटा x माइनस बीटा। किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C3, मतलब थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड किया। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये 0 इंटू दिस, तो ये -0, तो सीधे क्या आ गया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका आंसर। एक चीज और, अगर हम इसको एक्सपेंड करके भी करते ना तो भी यही आंसर आता है। ठीक है, बट वो 1 2 3 4 स्टेप में नहीं आता, वो हमारा क्या होता है और लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है। ठीक है, और कई बार क्या है आपके जेईई में भी पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन को हम बिना एक्सपेंशन के सॉल्व करें तो बहुत लेंथी होने वाला है, अगर प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंशन सॉल्व करें तो बहुत सिंपल होने वाला है। अब देखो ध्यान से कैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान से समझना कैसे कैसे लगाते जाएंगे। एक बात देखो, मैंने तुमको प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई कि अगर हम डिटरमिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, या उसको मतलब 6 प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, 6 प्रॉपर्टी अगर तुम चाहो तो उसको लेक्चर को बैक करके भी सुन सकते हो। 6 प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो नई वैल्यू आती है वो क्या होती है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के इक्वल होती है। करेक्ट है। और मैंने वहां लास्ट में ये भी बोला था कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो मान लो यहाँ a² AB AC, R1 में हम देखें तो a हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ a बाहर ले लिया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -a। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a बाहर ले लिया हमने। ठीक है, -a BC। करेक्ट। फिर R2 को ध्यान से देखो तो B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में B कॉमन है, यहाँ से B बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा A -B और ये C। ठीक है, ध्यान समझना। इसके बाद से A B C, इसमें देखो तो C C C तीनों में आ रहा है, तो C भी मैंने बाहर लिया, तो ये बचेगा A B और -C। करेक्ट है, नो डाउट। तो यहाँ लिख दो, कैसे लिया हमने, टेकिंग आउट, ये प्रॉपर्टी 6 का एक कैसा कह सकते हो, प्रॉपर्टी 6 का एक एप्लीकेशन है ये। ठीक है, टेकिंग आउट A फ्रॉम किससे, R1, B फ्रॉम R2 और C फ्रॉम R3। ठीक है, अब ये काम हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। पहले कॉलम में तीनों में A आ रहा है, दूसरे में B आ रहा है और तीसरे में क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो यहाँ ABC पहले से था, अब हम पहले कॉलम से A ले लिए, दूसरे कॉलम से B ले लिए और तीसरे कॉलम से क्या कर लेंगे, C ले लेंगे। यहाँ अंदर क्या बचेगा, -1 1 1 1 -1 और ये 1 1 -1। फिर से टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 और C फ्रॉम क्या, C3। अब ये हो जाएगा A² B² C², और जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप एक्सपेंड करके कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 4, तो ये सीधे क्या आ गया 4A² B² C²। करेक्ट है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम NCERT में जो एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। थैंक यू।